Hello students, today we will study about the last topic of sexual reproduction and the topic is child birth control. हमने पढ़ा कि what is the reproductive system in male and how it functions, and same we have studied female reproductive system. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनका काम क्या है, इन दोनों सिस्टम का काम क्या है कि नया बच्चा जो है कैसे बनेगा या कैसे जन्म देगा। इसी तरह से हमारी रेस जो है आगे की ओर कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट है, उसका फ्रूट जो है वो क्या होता है, एक बेबी होता है। ठीक है, जिसमें चाइल्ड बर्थ करता है और चाइल्ड बर्थ होने के बाद वो फिर डेवलप होकर बड़ा बन जाता है। बड़ा होने के बाद फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और हमारी रेसिस भी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। अब देखिए, हमारे पास जब हमारे नेचर में बात करते हैं कि नेचर में जो हम वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है हम स्टेबल देखते हैं। उल्टा ही हम ये देखते हैं कि कई स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, मतलब इस दुनिया से ही ख़त्म हो रही हैं। कभी कभी कुछ स्पीशीज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट आप देखोगे अनस्टेबल देखोगे। अब पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना या पॉपुलेशन का गायब हो जाना, ये सारे के सारे जो है ये इसी वजह से है कि वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही ढंग से फंक्शनल नहीं है, या उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम में या तो इकोलॉजिकली बैलेंस जो है वहाँ पे ख़राब हो रहा है। अगर हम बात करेंगे कि किसी भी एक ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके बढ़ने का कारण यही होगा कि जो हमारे प्रेडेटर्स हैं उनकी हंटिंग हो रही होगी, या तो कोई नेचुरल कॉलमिटी की वजह से जो प्रेडेटर्स हैं बड़े बड़े, जैसे लायन है, टाइगर है, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, जैसे स्नेक है हमारे पास, हॉक है, ये सारे के सारे अगर ये इनकी डेथ हो जाए या किसी कारण मर रहे हैं तो नेचुरली जो नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं, नीचे वाले जो फेजेस हैं, जिसको हम जो है हम पिरामिड्स में हम बताते हैं कि जो नीचे वाले जो फेजेस हैं, मतलब कि जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो चेक करने वाला कोई नहीं होगा। जब चेक करने का वाला नहीं होगा तो अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फॉरेस्ट में प्रेडेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। हमें ऐसा करना है कि उनकी हंटिंग ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में काम करते हैं। ठीक है, तो आवर ग्रोथ पॉपुलेशन की अगर जहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे रिसोर्सेज, जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ेगा अल्टीमेटली जो अर्थ जो है अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो नेचुरली उस स्पीशीज़ पे प्रेशर पड़ेगा, और दूसरी स्पीशीज़ जो हैं जो अच्छी तरह से जी रही थी उन पे भी जो है हमारा जो है उसके कारण इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ कि ह्यूमन बीइंग में चाइल्ड बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है हमें। इसका क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग में जो बर्थ कंट्रोल जो है, हमारा पास बर्थ कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रही है। ये बढ़ने का कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये है कि जब आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमें बहुत सारे जो डिजीज़ थे, जो फैटल डिजीज़ थे, जिनसे जो है हज़ारों लाखों में डेथ्स हुआ करते थे, उन डिजीज़ का इलाज जो है अब ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट कर दिया है। हॉस्पिटल्स में आप देखोगे फैसिलिटी है, जो बंदा मौत के मुंह से जो है डॉक्टर जो है उसको बचा लेते हैं। तो दूसरी बात है कि जब आपको पता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अभी जो है मदर्स, जो गरीब महिलाएं थी, उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है तो उसकी डाइट की वजह से उनके बच्चे भी स्वस्थ हो रहे हैं और वो उनकी जो है फर्टिलिटीज़ जो है के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बढ़ रही है।
इसके बाद मैं और भी कारण बताऊंगा कि जैसे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी वजह से हर एक ह्यूमन बीइंग को अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो इसका भी एक कारण है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रो और डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेचुरल कम्युनिटीज से भी डेथ्स बहुत होती हैं नेचर में, लेकिन आप देखो ह्यूमन बीइंग ने बहुत पक्के पक्के मकान बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आता है, कोई ऐसा फ्लड आना होता है, साइक्लोन्स आने होते हैं, तो पहले ही उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई यहाँ पे साइक्लोन्स आने वाला है, पहले से ही जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले लेते हैं। और अल्टीमेटली हमें ये रिजल्ट होता है कि जहाँ पे हज़ारों में डेथ्स होनी थी वहाँ पे हंड्रेड्स या टेंस में ही होती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा क्या है कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसको बीमारियां लग जाती है, तो हम दवाइयों के सहारे भी उसको 10, 15 साल, 20 साल जो है जिंदा रख देते हैं। तो ये एक कारण है कि ह्यूमन बीइंग में नए बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, वो सेम रेट से पैदा हो रहे हैं, इवन के ज़्यादा रेट से भी पैदा हो रहे हैं। और जो ओल्ड एज है वो या तो डेथ्स हैं उनको कंट्रोल किया गया है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये चीज़ हुई है। अब देखिए इसके बाद जो है, अब इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। हमारे पास क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, हमारे पास क्या ऐसी विकल्प हैं जिनको हम फॉलो करें और हम जो है अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकें। अब देखिए अगर हम अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज नहीं करें, अगर आप डेटा देखोगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, तो 90s से पहले देखोगे तो पॉपुलेशन कम थी। आज देखो आप खुद अपने घर के आसपास देखिए, जहाँ 10 या 20 साल पहले एक घर था वहाँ 10 या 12 घर हैं, वहाँ जहाँ 5 लोग रहते थे वहाँ आज 50 रह रहे हैं। इसका मतलब द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या नुकसानदा होती है या फ़ायदेमंद होती है? तो इसके दो साइड इफ़ेक्ट हैं, 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये फायदे भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड पे ले लें तो ये हमेशा अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म देने से जो है हमारे जो नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले ये तो ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो उसका कारण जो है ह्यूमन पॉपुलेशन है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है व्हीकुलर एग्जॉस्ट होगा, और व्हीकुलर एग्जॉस्ट से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। इसी तरह से आपको मैं बताऊं कि जब बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। जब इन अनएम्प्लॉयड यूथ रहेगी तो वो क्या करेंगे, क्राइम्स करेंगे, चोरियां करेंगे, उससे भी जो है जो बाकी अच्छी तरह से लोग रह रहे थे उनको नुकसान पहुंचता है। तो अल्टीमेटली जो मैं बताऊंगा पॉपुलेशन ग्रोथ का वाइल्ड लाइफ पे भी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा, हम जो है फॉरेस्ट एरिया को कटिंग करेंगे, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वहाँ पे जो है हो जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा क्या है कि अगर हम कोई भी देश अपने सभी पॉपुलेशन को मोबिलाइज करके उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे या तो कुछ न कुछ उनका रोज़गार कर दे, तो वो लोग जो है क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छी डिस्कवरीज कर सकते हैं, बहुत अच्छी इन्वेंशन कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक जो है मिडिल अप्रोच अपनानी है। मिडिल अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी चाइल्ड बर्थ जो है, चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल, चाइल्ड को जन्म भी देना है लेकिन इतने भी ज़्यादा जन्म नहीं दे देना चाइल्ड को कि वो जो फैमिली ही है वो पॉवर्टी का शिकार हो जाए, मदर जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाए, उनकी एजुकेशन अच्छी तरह से ना हो सके, उनकी हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन न कर जा सके, उनके लिए ज़मीन जो है बैठने के लिए सफिशेंट ना हो, तो हम उसको लेके ज़्यादा बच्चों को जन्म ना दें। अगर ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या मेथड हैं कि हम बच्चों को जो है लिमिट कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ चाइल्ड जो है हम लिमिट कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को हम कंट्रासेप्शन भी कहते हैं, जब कंट्रासेप्शन इसको भी हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। और आपको मैं बताऊंगा कि चाइल्ड बर्थ कंट्रोल कंट्रासेप्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हाट आर द डिवाइसेस, व्हाट आर द मेथड्स वन शुड अडॉप्ट टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय ए कपल,
एक कपल के ऑफस्प्रिंग्स का नंबर जो है लिमिट में हो जाए, 2 नंबर हो जाए, जैसे अगर हम 2 हैं, हमारे 2 हों, तो इस तरह से 2 अगर होंगे तो इस तरह से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी पे आ सकती है। तो कंट्रासेप्शन जब हम चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करेंगे तो वो कैसे हो सकती है? चाइल्ड बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है कि इट इज दीज आर द मेथड्स विच लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस इन ए कपल, या आप एक कपल लिख सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास जो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के हैं एक बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड, जो दूसरा है हमारे पास केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड, और चौथा हमारे पास है नेचुरल मेथड। तो ये 4 मेथड हैं जिन 4 मेथड से हम चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बैरियर मेथड की बात करेंगे कि व्हाट आर द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या हुआ? ए बैरियर इज मेड विच कैन रेसिस्ट द मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म। स्पर्म और एग के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देना है जिससे उनकी मीटिंग ना हो सके। अगर स्पर्म और एग ना मिले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन ना हुई तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बना तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए बैरियर मेथड में क्या करते हैं कि हम लिखेंगे मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज प्रिवेंटेड। मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज प्रिवेंटेड बाय, किस तरह से हो सकता है? बाय यूज ऑफ कंडोम्स, ठीक है, या फेमिडोम्स भी बोलते हैं इनको, फेमिडोम्स, इनको फीमेल कंडोम्स बोलते हैं, फीमेल, ठीक है, ये जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इसके बाद हम बैरियर स्टैंड करने के लिए जो है सर्विकल कैप, ठीक है, सर्विकल सर्वेक्स में जो है लगाई जा सकती है, उससे भी जो है हम बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में हम किस तरह से जो है हम एक बैरियर जो है, केमिकल मेथड्स का मतलब क्या हुआ? केमिकल्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, आर इंजेक्टेड इन द फीमेल बॉडी सो दैट एग फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड। एग फॉर्मेशन जो है हम लिखेंगे एग फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, सूटेबल हार्मोन्स, या तो हम लिख सकते हैं स्पर्म्स एक्टिविटी जो है, या हम लिखें मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू which they are unable to meet लिख सकते हैं, या reach the egg तक ये पहुंच ही नहीं पाए, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आता है केमिकल मेथड में, हम कॉपर टी आ सकती है, लूप सेट, ठीक है, लूप सेट आ सकता है। इसके बाद एम्प्टी पिल्स, इनको एबोरेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये दिए जा सकते हैं। जैसे माला डी जो है, डेली की टेबलेट लेनी है, 30 दिन में 30 गोलियां लेनी है। उससे क्या होगा कि जो आउरिन साइकिल है उसकी जो रिदमिसिटी है वो ख़राब की जाएगी, एग जो फॉर्मेशन नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे, और ये भी जो है इससे भी प्रिवेंशन हो सकता है। एक सहेली है, ये जो है वीकली कहते हैं इसको, हफ्ते की एक टेबलेट लेनी होती है,
तो इससे भी जो है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल जो है हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि केमिकली भी हम क्या करते हैं, इसमें दूसरे केमिकल्स हैं स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स जो है ये जो स्मॉल जेली टाइप के सब्सटेंसेस जो कैप्सूल दिए जाते हैं उनको वजाइना में इंसर्ट कर देना बिफोर कपुलेशन, एंड दिस केमिकल्स मेक द स्पर्म्स इनर्ट विच कैन नॉट स्विम अक्रॉस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सो दे कैन नॉट रीच अप टू द एग इन द ओविडक्ट। तो इस तरह से हम जो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है नए बच्चे को जन्म होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में हम ये पढ़ते हैं कि सर्जिकल मेथड में दो होती है, एक ट्यूबिकोटोमी और एंड वेस्कोटोमी। These are the two methods which are done, which are performed by surgeons only। और ट्यूबिकोटोमी का मतलब क्या होता है कि ओविडक्ट को क्या किया जाता है, कट किया जाता है एंड लिगेटेड विद थ्रेड। ठीक है, दे आर आल्सो परमानेंट। दिस इज परमानेंट जो है, परमानेंट मेथड हम उसको बोलेंगे, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल ये परमानेंट भी है। क्यों? एक बार कर ली ना ट्यूबिकोटोमी, ओविडक्ट जो है यहाँ पे ओविडक्ट है। ठीक है, इसको कट करना है, कट करने के बाद इसको इस तरह से ये इधर से बांध देना है और उस तरफ भी क्या करना है, इसको इस तरह से बांध देना है अच्छी तरह से धागे से, और बीच में कट कर देना। तो जो एग है वो ओवरी से आके वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं। ठीक है, और स्पर्म और उसकी मीटिंग जो है प्रिवेंट की जा सकती है। और इसी तरह से वेस्कोटोमी क्या होता है कि वासा डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट एंड लिगेटेड। ठीक है, कट किया जाएगा और लिगेट किया जाएगा वासा डिफरेंस को, ताकि स्पर्म जो टेस्टिस से आते हैं वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। तो दिस इज द मेथड, दिस इज सर्जिकल मेथड, इट इज़ परमानेंट इन नेचर एंड ओनली सर्जन्स जो है या स्पेशलिस्ट जो है कैन परफॉर्म सच ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे ये जो ट्यूबिकोटोमी है ये फीमेल में होती है, वेस्कोटोमी जो है वो मेल में होती है। तो हम फीमेल जो है इसको नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये बंदा कराएगा उसको जो है स्पेशल स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट देती है कि ये वॉलंटरी जो है चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो दीज मेथड्स आर जो है आर परमानेंट इन नेचर। एंड लास्ट वन इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, नेचुरल मेथड तो चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल सेफ है। यहाँ ये जो मेथड है, केमिकल मेथड के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी एलर्जी या इरिटेशन जैसी या नॉसिया जैसा जो है एग्जॉशन जैसी फील कर सकती है फीमेल। लेकिन जो बैरियर मेथड है ये सेफ है, दे आर सेफ टू यूज़। और जो सर्जिकल मेथड है ये भी सेफ है, ये जो है परमानेंट मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम जो है इसमें एक लिखते हैं सेक्स या हम लिखे कपुलेशन ड्यूरिंग सेफ पीरियड्स। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो पहला वाला वीक होता है और लास्ट वाला वीक होता है, दे आर सेफ। ठीक है, बीच वाला जो वीक होता है ना उसमें रिस्की पीरियड होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन हुई होती है 14th डे में फीमेल की ओवरी एग रिलीज करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद। बहुत लोगों को ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि जब ब्लीडिंग फेज बंद हुआ फीमेल में, उसके बाद फीमेल जो है उसको कंसेप्शन के लिए तैयार होती है। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहाँ तब जो है कपुलेशन से परहेज करते हैं, मेटिंग नहीं करेंगे। वो सोचते हैं कि उस समय फीमेल जो है ब्लीडिंग फेज के जस्ट में जो है वो रेडी है कंसेप्शन के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्लीडिंग फेज काम बंद होता है उसके बाद फीमेल की ओवरी कुछ टाइम लगाती है, 8-10 दिन तक जो है प्रोलिफरेटिव फेज होता है,
उस फेज में जो एग जो है तैयार होता है। फिर 14th डे में सिक्रेटरी फेज या हम बोलते हैं ओवुलेशन होता है, तब एग जो है फीमेल से रिलीज होता है। जब एग रिलीज हो गया उसके बाद जो है वो 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। स्पर्म भी हमारा 48 आवर्स तक जिंदा रह सकता है, वो फर्टिलाइज कर सकता है एग को। इसलिए 14 दिन से 2 दिन पहले का स्पर्म आया हुआ भी उसको फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि वो रुका हुआ होगा, वेट कर सकता है वहाँ पे। और सिंपली मैं ये बताऊंगा कि इसीलिए 14 दिन से 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे जो है हमें उसको रिस्की पीरियड कहना चाहिए, कि क्योंकि उस टाइम में चांसेस होता है कि आवरी जो है 14 दिन से 1 दिन पहले भी ओवुलेशन कर सकती है, 1 दिन बाद भी कर सकती है, ये 1-2 दिन का फर्क भी रहता है। इसलिए जो मिडिल का वीक होता है वो रिस्की होता है, उस टाइम में कपुलेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर उस टाइम में कपुलेशन होती है तो जो है वो बच्चा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक में अगर कॉपरेशन होती भी है, देयर आर लेस आर जो है जो मिनिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन होते हैं। इसके बाद दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है ड्यूरिंग जो है नर्सिंग पीरियड, नर्सिंग पीरियड में भी देखा जाता है कि अप टू जो है 6 मंथ्स तक, ठीक है, 6 मंथ्स या 3-4 मंथ्स जो है जब मदर जो है बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस समय में भी जो है कॉपुलेशन जो है अगर हो भी जाए तो उस समय एग ज़्यादा नया बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो 3-4 मंथ तक कॉपुलेशन हो भी जाए तो उस समय दूसरा बच्चे के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके बाद जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है उस समय में जो है अगर फिर से कॉपुलेशन हो तो दूसरा बच्चा बनने के चांसेस होता ही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजन की लेवल बहुत कम होती है, नया एग बनता ही नहीं आवरी में। तो ये भी जो है एक सेफ पीरियड है। इसको तीसरा है एबिस्टेंस। एबिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो है इसको अवॉइड करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अवॉइड करना, हो ही नहीं। अगर कॉपुलेशन हो ही गई ना, कॉपुलेशन अगर होती ही नहीं है तो फिर बच्चा तो होगा नहीं, तो इसलिए एबिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। सेफ पीरियड्स हो गया जो है, हम बोलते हैं कि इसमें एक और भी हो सकता है कि जो विथड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले ही जो है, ठीक है, स्पर्म अभी निकले नहीं है, जैसे कॉपुलेशन करने के समय, या हम लिख सकते हैं बिफोर सेक्सुअल क्लाइमैक्स, सेक्सुअल क्लाइमैक्स या जिसको ऑर्गेज्म बोलते हैं, उसको आने से पहले ही जो हम पेनिस को विथड्रॉ कर दें, और विथड्रॉ करने से करते हैं तो स्पर्म जो है आर ड्रॉप्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और इस तरह से प्रेगनेंसी जो है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चाइल्ड बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग। तो हम ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, दे आर जो है ये साइड इफेक्ट फ्री, दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। बेसिक मेथड से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, ये कॉपर टी और लूप सेट वगैरह जो है ये ज़्यादा, और कुछ इम्प्लांट्स भी होते हैं जो केमिकल मेथड में ना इम्प्लांट्स होते हैं, कैप्सूल दिए जाते हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो 2-2, 3-3 साल के लिए फिर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रॉपरली फंक्शनली नहीं रहता है, और इसलिए जो एग है वो अगर आएगा भी तो इस तरह से वो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन में इसमें इतना ही है। लास्ट में अगर STDs का आएगा आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बहुत सारी डिजीज़ ऐसे भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्स करने के कारण होती हैं, कॉपुलेशन कारण के कारण होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, STD से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड जो है अवॉइड मल्टी सेक्स पार्टनर्स, ठीक है, मल्टी सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करना है। यूज़ ऑफ कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉपुलेशन जो है ऐसा हो तो उससे भी हम अपने जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। तो वो और भी पर्सनल हाइजीन होगी, उससे भी हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो फीमेल में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक फीमेल से दूसरी फीमेल में मेल जो है ट्रांसमिट करता रहता है, इसलिए हमें मल्टी सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर जो बीमारियाँ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से फैलती हैं उनको हम कहते हैं
STDs सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें एग्जाम्पल है साइफिलिस, ठीक है, गोनोरिया है, ठीक है, साइफिलिस है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है। सो these kinds of diseases are spread through sexual intercourse, ठीक है। This is all about the chapter reproduction in animals and plants. Thank you.